बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ग्रामर लर्निंग बहुत अच्छी जा रही होगी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे यही कहना है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल सो दैट यू पीपल मे गेट अपडेट्स ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो टेंसेस हैं वो है इंग्लिश ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि वो होते हैं बैकबोन इंग्लिश ग्रामर में। टेंसेस आर द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, राइट। तो हम टेंस सीरीज कर चुके हैं और अभी हम करेंगे ब्रीफली रिकैप्चर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, राइट। डिटेल में तो हम कर चुके हैं ना, तो अभी हम इसको ब्रीफली रिकैप्चर करेंगे। तो सबसे पहले होता है कि इसकी पहचान क्या होती है। हमें कैसे पता चलता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो हमें ऐसे पता चलता है कि उर्दू जुमले के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। यानी कि जब उर्दू सेंटेंसेस के एंड पर गा, गी, गे वगैरह होगा, जैसे मैं खाना खाऊंगी, मैं सबक पढ़ूंगी, मैं स्कूल जाऊंगी, तो हमें पता चल जाएगा कि इन सेंटेंसेस को हमने इंग्लिश में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? विल और शैल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, विल और शैल। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद जब हम डिटेल में करते हैं तो हम एक और स्टेप भी करते होते हैं जो कि हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। वो क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब्स। उसके बाद ये हम कर लेते हैं फार्मूलाज फॉर सेंटेंसेस। जब हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाने होंगे तो हम कौन से फार्मूला को अप्लाई करेंगे? विल अप्लाई दिस फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, ठीक है। इनमें से कोई एक होगा, या विल होगा या शैल होगा, ठीक है। प्लस V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ये हमारा बन जाएगा सिंपल सेंटेंस। उसके बाद है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने होंगे तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे विल और शैल में से कोई एक, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद होगा इंट्रोगेटिव। जब हमने सेंटेंस बनाने होते हैं तो कोई सा भी टेंस हो ना, तो हम उसके जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना उनको स्टार्ट में ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स दो हैं, विल और शैल। तो उनमें से कोई एक हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो स्टार्ट में ले जाएंगे विल और शैल को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि जब हमने सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं तो कैसे हम उसको फार्मूला वाइज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस क्या होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास 7 प्रोनाउंस होते हैं, राइट। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ठीक है। ये होता है इनका सब्जेक्टिव केस। तो जब हम करते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो हमें इनका ऑब्जेक्टिव केस पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर हम स्टेप्स में इसको फॉलो करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस क्या होता है? वो ये होता है कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई चेंज इनटू मी, माइन और माई, ठीक है, इनमें से किसी एक में। उसके बाद है वी, किस में चेंज हो जाएगा? वी इंटू अस, दे इंटू देम, शी इंटू हर, ही इंटू हिज और हिम, इट इंटू इट एंड यू इंटू यू। यानी कि यू और इट जो है ना, ये इसी में चेंज होते हैं, नहीं है किसी में भी, ठीक है। यानी कि ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में सेम रहते हैं, बाकी सारे इसमें चेंजिंग्स आ जाती हैं। अब देखते हैं कि स्टेप्स फॉर मेकिंग पैसिव वॉइस कौन से होते हैं। हमने कौन से स्टेप्स को फॉलो करके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाने होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। तो जब सिंपल सेंटेंस हम बनाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जिसको हम करते हैं 1 2 3। तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएंगे तो जो 1 है वो 3 बन जाएगा और जो 3 है वो क्या बन जाएगा? 1, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह एक्सचेंज हो जाएगी, राइट। इनको हम एक्सचेंज कर लेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होंगे? जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएंगे तो विल बी और शैल बी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय, राइट। तो इस तरह से स्टेप्स को फॉलो करने से हमारे जो हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएंगे और हमारा टेंस कौन सा होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके जी, उसके बाद एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो फर्स्ट एग्जांपल है ही विल डू हिज वर्क। तो सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट
और सब्जेक्ट को हम ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म प्लस बाय होगा तो ये हमारा बन जाएगा पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा हिज वर्क और ही को हम क्या कर लेंगे एक्सचेंज कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर लेंगे हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय, तो क्या होगा हिज वर्क विल बी डन बाय हिम, राइट। इतना ईजी है ना। दे विल ड्रिंक वाटर, वाटर विल बी ड्रंक बाय देम। आई शैल टेक टी, जब हम कहते हैं मैं चाय पीऊँगी या मैं चाय पीती हूँ तो उसमें ना चाय के लिए हम ड्रिंक नहीं यूज़ करते, टेक बोलते हैं, राइट। तो क्या होगा टी विल बी टेकन बाय मी। वी शैल वॉच टीवी, टीवी विल बी वॉच्ड बाय अस। यू विल रीड दिस बुक, तो एक्सचेंज करेंगे सबसे पहले जगह, ठीक है, यू की और दिस बुक की, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम एक्सचेंज कर रहे हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड हियर यू गो, ठीक है। दिस बुक विल बी रेड बाय यू। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बहुत इजीली आपने समझ लिया है कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं जब हमारे पास होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, राइट। तो आपने इसकी बहुत सी प्रैक्टिस करनी है और किसी भी चीज़ में आपने क्रेमिंग को फोकस नहीं करना, आपने फोकस करना है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में, क्योंकि जो आप करते हैं ना रट्टा, ठीक है, तो वो क्या होता है फॉर द टाइम बीइंग आप वो हो सकता है कि बहुत अच्छे ग्रेड्स ले लें, बहुत अच्छा आपकी रेपुटेशन बन जाए कि ये बच्चा बड़ा लायक है, लेकिन बाद में आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद आपको क्या होता है बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। तो राइट आपने क्या करना है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और बहुत ज़्यादा वाली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।